हाय दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं करियर वांट स्टडी चैनल। तो दोस्तों चलिए आज हम लोग पुनः एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब मैं अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के भारत आगमन को देख रहे थे तब मैंने आपसे वादा किया था कि पहले इनको एक एक क्रम करके और देख लेते हैं कब तक, बक्सर के युद्ध के समय तक, और उसके पश्चात हम लोग देखेंगे कि किन प्रकार ये अंग्रेजी एवं फ्रांसीसी कंपनी जो कि आपस में एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, यानी सहयोग की नीति का प्रतिपादन करते हुए ये लोग भारत में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर यही अंग्रेज और यही फ्रांसीसी कंपनी आगे चल करके किस प्रकार से आपस में भिड़ते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, और मैंने वहां पे वादा किया था तो यहाँ पे तो निभाना पड़ेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो आज का टॉपिक है वो रहेगा आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसी को इंग्लिश में कहा जाता है एंग्लो फ्रेंच वार। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, यह जो टॉपिक मैंने यहाँ पे लिख रखा है आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, यह आपके लिए, यानी यदि आप कोई कंपटीटर है, किसी कंपटीशन का एग्जाम देना चाहते हैं और उसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं, तो यह आपके लिए बेहद जरूरी है या बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। क्योंकि दोस्तों यह जो टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखा है इसी से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। जैसे कि भारत में पहले नंबर बात की, ये जो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध लिखा है मैंने, इससे तो स्पष्ट हो जा रहा है कि अंग्रेज एवं फ्रेंच के बीच आपस में संघर्ष होगा, परंतु वे हमारे भारतीय राजनीति को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। यहाँ के जो दक्षिण भारतीय नवाब होते हैं जैसे हैदराबाद के निजाम और कर्नाटक के नवाब, आखिर वे इनसे किस प्रकार से प्रभावित होते हैं, उनका जो शासन प्रशासन है उनमें किस प्रकार से अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है और किस प्रकार से उत्तराधिकार के युद्ध में इन दोनों देशों द्वारा अलग अलग व्यक्तियों को अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने की कोशिश किया जाता है, उन सभी बातों को तो हम लोग देखेंगे ही। ठीक है दोस्तों, उन सभी बातों को हम लोग देखेंगे ही। इसके साथ साथ जो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हो रहे थे उन युद्ध के क्रम में कौन कौन से महत्वपूर्ण संधि हुए थे और कौन कौन से महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे। जैसे आप लोगों ने ओडियार, अंबोर आदि युद्धों का नाम सुना होगा, इलासपल, पेरिस, पांडिचेरी आदि संधियों का भी नाम सुना होगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ सिर्फ नाम सुनने और सुनाने की बात नहीं है, यह जो मैंने यहाँ पे जितने भी संधि के नाम बताए या युद्ध के नाम बताए दोस्तों, यह बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सारे जो मैंने नाम बताए यह किसी न किसी एग्जाम्स में क्वेश्चन के तौर पे पूछे जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखिए दोस्तों इसका महत्व वही बच्चा समझेगा, वही स्टूडेंट समझेगा जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन को देखता है और उसको फॉलो करता है। और दोस्तों यह जरूरी भी है कि यदि हम किसी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो उसके लिए उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें, ताकि हमारा जो एक फ्रेम तैयार हो जाए उस एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप सभी का, यहाँ पे बस मैंने यहाँ पे जो इस टॉपिक का महत्व है उसको समझाने का प्रयास किया। तो इसके बाद चलिए हम लोग आगे आते हैं। यह जो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध है, पहले नंबर बात की है तो भारत में लड़ी गई थी अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य। ठीक है दोस्तों, और यह जो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध है यहाँ पे मैं पहले लिख दे रहा हूं एवं फ्रांसीसी। और दोस्तों यह जो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध था वह कोई एक दिन की घटना नहीं थी, बल्कि यह वर्षों तक चलती रही और इसने हमारे भारतीय राजनीति को बहुत बुरी तरह से प्रभावित भी किया। ठीक है, और यह जो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध है यह दीर्घकालिक होने के कारण इसे 3 चरणों में बांटा जाता है। ठीक है, कितने चरणों में? 3 चरणों में बांटा जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जिसको प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, प्रथम कर्नाटक युद्ध, फर्स्ट कर्नाटका वार और सेकंड कर्नाटका वार एंड थर्ड कर्नाटका वार। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप सभी ने प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय कर्नाटक युद्ध के विषय में बहुत बार सुना होगा, परंतु उसको समझने की आपने कोशिश नहीं की होगी। परंतु यहाँ पे हम लोग
प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय कर्नाटक युद्ध से संबंधित जितने सारे महत्वपूर्ण तथ्य निकल के सामने आते हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, बशर्ते कि आप सभी मेरे साथ बने रहिए। अब दोस्तों, जैसे कि मैंने जब अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के भारत आगमन में पढ़ा रहा था कि ये अंग्रेज एवं फ्रांसीसी अपने अपने पैर को जमाने के लिए एक दूसरे का सहयोग करते थे। अर्थात देखिए, दोनों क्या थे? यूरोपीय कंट्री थे, ठीक है। जैसे कि एक बात से पहले आप लोग समझ ही लीजिए, जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक गांव में रहते हैं, ठीक है। एक गांव में रहते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम सभी अपनी जाति को ज्यादा महत्व देते हैं। क्या देते हैं? अपनी जाति को ज्यादा महत्व देते हैं। जनरली जो सामान्यतः हमारे समाज में देखने को मिलती है, मैं उन्हीं बातों को आप लोगों को बता रहा हूं। आप यदि किसी गांव में रहते हैं और किसी बात को लेकर के किसी से संघर्ष होता है तो हम लोग अपनी जाति को ज्यादा महत्व देते हैं, परंतु वही यदि पंचायत लेवल पे कोई समस्या उत्पन्न होती है तो हम लोग अपने गांव की मदद करते हैं, और यदि वही डिस्ट्रिक्ट पे बात आ जाती है तो हम लोग अपने अनुमंडल की या जो प्रखंड होता है उसका ज्यादा गुणगान करते हैं या उसकी मदद करते हैं। यही बात यदि स्टेट पे आती है, स्टेट लेवल पे, तो हम लोग अपने डिस्ट्रिक्ट को अधिक महत्व देते हैं। यदि यही राष्ट्रीय स्तर पे आ जाए, पूरे देश स्तर पर आ जाए, तो हम लोग अपने राज्य की महत्व देते हैं। और यदि हम लोग कहीं विदेश में हो, ठीक है, यदि हम लोग कहीं विदेश में मतलब कोई काम कर रहे हो या वहां पे निवास कर रहे हो कुछ दिनों के लिए, और वहां पे यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो हम लोग अपने देश को ज्यादा महत्व देते हैं। और यदि इस दुनिया को भी छोड़ करके हम किसी दूसरे ग्रह पर गए होते हैं और वहां पे यदि बात आती है मदद करने की या समर्थन करने की, तो हम लोग पृथ्वी वासियों की मदद करेंगे, ठीक है। यानी कि जिस जाति, जिस राज्य या जिस देश, यानी जिस संगठन या संस्था से आप जुड़े होते हैं उसको आप लोग अधिक महत्व देते हैं, या यह जनरली सभी प्रकार के मनुष्यों के साथ में होता है या सभी प्रकार के व्यक्तियों के साथ में होता है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे भी हुआ क्या, जो अंग्रेज एवं फ्रांसीसी थे, भले हमारे लिए वो दोनों अलग अलग दिख रहे थे या भले ही वो यूरोप में अलग अलग थे, ठीक है, यानी अलग अलग कंट्री के रूप में अंग्रेज एवं फ्रांसीसी थे, परंतु जब वे हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में आए और यहां से व्यापार के कार्यों को क्रियान्वित करना शुरू किया, तो वहां पे देखिए दोस्तों, उन लोगों में एकता थी। किस आधार पे? यूरोपीय महाद्वीप के निवासी होने के आधार पर। किस आधार पे? यूरोपीय महाद्वीप के निवासी होने के आधार पर। अर्थात उनका मानना था, ठीक है, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों का मानना था कि हम सभी जो है वह यूरोप महाद्वीप के ही अलग अलग देशों के निवासी है। हमारे यहाँ हम दोनों में असमानता है, परंतु यदि यहाँ पे हम लोग स्थित है तो हमें अपने पैर जमाने के लिए यह जरूरत है या आवश्यकता है और यह अनिवार्य भी है कि हम एक दूसरे की मदद करें। यही कारण था कि इन दोनों ने एक दूसरे का शुरू से ही सहयोग करना आरंभ किया। हालांकि छोटे मोटे झगड़े तो चलते रहते हैं, परंतु एक परिवार की भांति इन लोगों ने मिलकर के आपस में यहाँ के भारतीय शासकों को खंगालना शुरू किया, इन भारतीय शासकों को कमजोर करना शुरू किया, ताकि जो हमारा सत्ता है भारत पे कायम हो सके। यहाँ पे देखिए दोस्तों, दोनों एक दूसरे का सहयोग तो कर रहे थे, परंतु दोनों में आपसी वैमनस्य भी उपलब्ध था। वह कैसे? तो उनका मानना था, चलिए भाई, आज हमें मजबूरी है कि हमें भारतीय शासकों से संघर्ष करने के लिए एक अधिक शक्तिशाली ताकत की आवश्यकता है, और वह अधिक जो शक्तिशाली ताकत है वह हमारा पड़ोसी मुल्क ही हो सकता है, क्योंकि यह भारतीय और जो दक्षिण पूर्वी एशियाई कंट्री के निवासी है वह जाहिल है, बर्बर है, उनमें कोई शिक्षा नहीं है, वे अवैज्ञानिकता को फॉलो करते हैं, यानी उसमें साइंटिफिक कॉज की कोई जानकारी भी नहीं है, ठीक है। तो वे अपनी जातीयता के आधार पर ही कहिए, जैसे वे पाश्चात्य देश के होने के नाते एक दूसरे की मदद करते थे, परंतु आपसी वैमनस्य था कि यहाँ पे आपस में एक दूसरे की एकता को स्थापित करते हुए एक दूसरे की मदद तो कर दे रहे हैं, परंतु जैसे ही हमारा पैर यहाँ पे जम जाएगा मैं अपने पड़ोसी मुल्क को ही यहाँ से विस्थापित कर दूंगा। यह दोनों की आपसी वैमनस्यता थी, यानी दोनों की एक सोच थी कि जैसे ही हमारा पैर यहाँ पे जम जाएगा मैं अपने पड़ोसी मुल्क को यहाँ से विस्थापित कर दूंगा। अर्थात इंग्लैंड फ्रेंच को और फ्रेंच अंग्रेजों को यहां से विस्थापित करने के लिए पहले से ही मन बनाया हुआ था, परंतु कुछ मजबूरियां थी जिसके आधार पर वे एक दूसरे की मदद कर रहे थे। परंतु आखिर यह कितने दिनों तक छुपी रह सकती थी? यह वैमनस्य की जो भावना थी आखिर कितने दिनों तक छुपी रह सकती थी? जैसे जैसे इन लोगों का यहां पे भारत में अपना पैर
मजबूत होने लगा। अब इन लोगों का बस एक ही मकसद रह गया था कि किसी भी तरह करके जो हमारा पड़ोसी मुल्क यहाँ पे आकर के समृद्धि को प्राप्त कर रहा है, अब उसकी समृद्धि को नहस नहस कर दिया जाए, अब उसको यहाँ से विस्थापित कर दिया जाए। और यही कारण था कि ये किसी ऐसे छोटे कारण की तलाश में थे। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप सभी, ये जो अंग्रेज एवं फ्रांसीसी थे, ये किसी ऐसे छोटे कारण की तलाश में थे जिसके आधार पे वे आपस में भिड़ सके और वह मतलब एक दूसरे पे आरोप लगा सके कि आपके द्वारा ही सर्वप्रथम इस घटना को अंजाम दिया गया, आप पर आक्रमण किया और आपको यहां से विस्थापित करने का प्रयास किया। ठीक है दोस्तों, अर्थात यहां पे कोई अपने ऊपर दोष नहीं लेना चाह रहा था, किसी एक छोटे कारण की तलाश में था। और यही कारण तब उपलब्ध हो जाता है जब 1740 ईस्वी के दशक में ऑस्ट्रिया देश में उत्तराधिकार के प्रश्न पर फ्रेंच एवं अंग्रेजों की आपस में भिड़ंत हो जाती है। कहां पे? यूरोप महाद्वीप में। देखिए दोस्तों, जो यूरोप महाद्वीप हुआ करता था, ठीक है, यहीं पे है ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन, और यहां है फ्रांस, ठीक है दोस्तों, और यहां है ऑस्ट्रिया। क्या है? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया में उस समय उत्तराधिकार के प्रश्नों को लेकर के विवाद उत्पन्न हो गया था, और यह जो विवाद था वह ब्रिटेन एवं फ्रांस के मध्य उत्पन्न हुआ था, क्योंकि ब्रिटेन एवं फ्रांस दोनों की तूती बोलती थी यूरोप में, ठीक है, अर्थात ब्रिटेन अपना प्रतिनिधि और फ्रांस अपना प्रतिनिधि को क्या करना चाहता था? ऑस्ट्रिया का शासक बनाना चाहता था। और यही कारण है कि दोनों में आपसी मतभेद जो थे वह बढ़ते गए थे, और 1740 ईस्वी के दशक में यह मतभेद इतना अधिक बढ़ जाता है कि दोनों आपस में इस यूरोपीय महाद्वीप में भिड़ पड़ते हैं। अब दोस्तों देखिए, जैसे ही यहाँ पे दोनों आपस में भिड़ते हैं, इसका प्रभाव हमें भारत में भी देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए, यदि एक ही परिवार के दो लोग हैं, ठीक है, जैसे एक ही परिवार में दो भाई रहते हैं और दोनों की मान लीजिए कि पत्नियां घर में है और दोनों आपस में झगड़े कर लेती है, आपस में उनका मतभेद हो जाता है, तो जनरली हम लोग को यह भी देखने को मिलता है कि यदि उन दोनों पत्नियों के वाइफ यानी दोनों भाई यदि कहीं बाहर में एक जगह स्थित होते हैं, एक जगह निवास करते हैं, तो उनमें भी आपस में फूट पड़ जाती है। अर्थात जो यहाँ पे आग फैली हुई थी यूरोपीय महाद्वीप में, अब उसका प्रभाव हमें कहां पे नजर आएगा? तो हमें भारत में देखने को मिलेगा। यानी जहां जहां ब्रिटेन एवं फ्रांस के उपनिवेश स्थापित थे, वहां वहां अब हमें इस प्रभाव का आकलन करना होगा, वहां इसका प्रभाव किस प्रकार से पड़ा और इसका अंत में परिणाम क्या सामने आया, इसको हम लोग जरूर देखने वाले। ठीक, अब दोस्तों यहां पे देखिए, जैसे ही 1740 ईस्वी के दशक में यूरोप में उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर के विवाद उत्पन्न होता है, जो भारतीय महाद्वीप में अंग्रेज एवं फ्रांसीसी कंपनियां थी, अब वे भी आपस में भिड़ पड़ती है। अब देखिए दोस्तों, 1744 ईस्वी के आसपास अंग्रेजों का जो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी था, उसका जो गवर्नर था उसका नाम था निकोलस मोर्स, निकोलस मोर्स, ठीक है दोस्तों। और फ्रांसीसी कंपनी का जो गवर्नर हुआ करता था उसका नाम था डुप्ले। क्या नाम था? डुप्ले, ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों देखिए, जैसे ही वहां पे उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ था, अब अंग्रेजों को यह भाप गया था कि इसका प्रभाव जरूर न जरूर किसी भी तरह करके भारतीय उपमहाद्वीप में जाएगा, क्योंकि वहां स्थापित है। तो इसके लिए अंग्रेजों ने किया क्या? इसके लिए अंग्रेजों ने किया क्या कि एक कमांडर बोर्नेट, ठीक है, जिसका नाम था कमांडर बोर्नेट, अंग्रेजों के द्वारा कमांडर बोर्नेट के नेतृत्व में एक विशाल नौशक्ति, ठीक है, एक विशाल नौशक्ति इंग्लैंड से मद्रास के लिए रवाना कर दी गई, क्योंकि अंग्रेजों को यह भाप गया था कि फ्रांसीसी जो कंपनी वहां पे व्यापार कर रही है भारत में, वह अब हमसे भिड़ंत करेगी, और यदि भिड़ंत करेगी तो हमें जरूरत है एक मजबूत सैन्य शक्ति की, और वहां भारत में यह उपलब्ध नहीं है। तो उसके लिए हमें निकोलस मोर्स का मदद करना होगा, और उसकी मदद के लिए ही अंग्रेजों के द्वारा कमांडर बोर्नेट के नेतृत्व में एक विशाल नौसेना, ठीक है,
इंग्लैंड से मद्रास के लिए रवाना कर दी गई। दोस्तों यहां पे देखिए, यह खबर जो है वह डुप्ले को पता चल गई। यह खबर लीक हो गई और किसको पता चल गई? डुप्ले को पता चल गई, जो कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर हुआ करता था उस समय भारत का। अब दोस्तों यहां पे देखिए क्या होता है, जैसे ही डुप्ले को यह खबर पता चली, अब इसने भी कूटनीति का सहारा लिया और यह सोचा कि यदि कमांडर बुर्नेट यहां भारत में पहुंच जाता है तो अंग्रेजों से युद्ध करना हमारे लिए बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि पहले से ही अंग्रेज सैनिक फ्रांसीसी सैनिकों से काफी समृद्ध है और इंग्लैंड की जो नौसेना है, ठीक है, यानी वहां की जो नौशक्ति है वह हमसे बहुत डेवलप है। अतः यदि हम लोग प्रत्यक्ष रूप से घोषणा कर दे कि इस डेट को युद्ध होगा और उसके पश्चात हम लोग इंग्लैंड से भिड़े तो मतलब हमारी पराजय ही होगी, हमारे हाथ पराजय ही लगेगा, हम लोग कभी भी विजयी नहीं हो सकते हैं। और यही कारण था, ठीक है दोस्तों, और यही कारण था कि यहाँ पे डुप्ले जो है वह बल से अधिक किसको महत्व देता है? छल को महत्व देता है। और यह करता क्या है कि उस समय कर्नाटक के जो नवाब हुआ करते थे, जिनका नाम था अनवरुद्दीन, ठीक है दोस्तों, नोट करते चलिएगा दोस्तों आप लोग, ठीक है। अनवरुद्दीन यह कर्नाटक के नवाब हुआ करते थे उस समय के, ओके। अब देखिए, तो डुप्ले ने अनवरुद्दीन से संपर्क स्थापित किया और उनसे कहा कि देखिए सर, आपके राज्य क्षेत्र में हम लोग निवास कर रहे हैं, ठीक है, आपके राज्य क्षेत्र में रह करके हम लोग निवास कर रहे हैं और अपने व्यापारिक गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस राज्य क्षेत्र का जो सर्वे सर्वा है वह आप ही है, आपके अलावा कोई और नहीं हो सकता है। हम लोग तो बस आपके कृपा पात्र हैं, ठीक है, यानी जब तक आपकी कृपा दृष्टि हम पे बनी रहेगी तभी तक हम लोगों का जीवन है। यानी यहाँ पे एक प्रकार से कहे तो मगरमच्छ की आंसू बहाता है कौन? डुप्ले, ठीक है। और कहता है कि यही कारण है, ठीक है, यानी इस राज्य क्षेत्र के आप सर्वे सर्वा है तो यही कारण है और यह हम लोग का फर्ज भी बनता है कि आप जो आदेश देंगे वह हम लोग मानेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिए, अब इसके आगे क्या कहता है डुप्ले की तो साजिश कुछ अलग थी। यह कहता है कि देखिए, ठीक है, क्या कहता है कि देखिए, यहां पे आप एक घोषणा कीजिए, आप एक यहां पे घोषणा कीजिए कि हमारे आदेश के बिना कोई भी विदेशी शक्ति हमारे राज्य क्षेत्र में युद्ध नहीं कर सकता है, ठीक है। क्योंकि जो डुप्ले को यह डर था कि कहीं हो ना हो कमांडर बुर्नेट तुरंत ही यहां पहुंच जाए मद्रास में, या उसके पहुंचने से पहले अंग्रेजी सैनिक शक्ति द्वारा, यानी अंग्रेज सैनिक तो पहले से यहां मजबूत स्थिति में थे, तो इसको डर था कि कहीं उसके आने से ही पहले अंग्रेजों के द्वारा युद्ध की घोषणा करके और हमें पराजित न कर दिया जाए। इसलिए यह इस ताक में था कि अनवरुद्दीन द्वारा एक घोषणा कर दी जाए जिसके द्वारा कोई भी विदेशी शक्ति जो है वह आपस में संघर्ष नहीं करेगी, तो अंग्रेज भी यह आदेश मानने के लिए बाध्य होंगे और वह हम पे आक्रमण नहीं करेंगे। और जब वह आक्रमण नहीं करेंगे तो हम अपनी स्थिति मजबूत करते रहेंगे और उस स्थिति में हम लोग बिना घोषणा किए ही अंग्रेजों पे अटैक कर देंगे। देखिए यहाँ पे पूरा मंसूबा इसका क्लियर हो जाता है, किसका? डुप्ले का। और डुप्ले के ही प्रभाव में आकर के जो अनवरुद्दीन रहता है वह घोषणा करवा देता है कि मेरी आज्ञा के बावजूद, मेरी आज्ञा के बिना इस राज्य क्षेत्र में यानी कर्नाटक में कोई भी विदेशी शक्ति आपस में भिड़ नहीं सकता है, युद्ध नहीं कर सकता है, उसको यह अधिकार नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, यहां पे तो चाल चल दिया डुप्ले ने। अनवरुद्दीन जो उस समय के कर्नाटक के नवाब हुआ करते थे उसने यह मान भी लिया, ठीक है। तो मैं बार बार यहाँ पे रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई डाउट ही ना हो, ठीक है। अब देखिए, अब डुप्ले अपने अगले साजिश को क्रियान्वित करने की कोशिश करता है और इसका जो अगला साजिश है वह देखिए क्या है। फ्रांसीसियों का एक उपनिवेश हुआ करता था मॉरिशस, ठीक है। कौन हुआ करता था? मॉरिशस। फ्रांसीसियों का ही एक उपनिवेश हुआ करता था मॉरिशस, जहां का गवर्नर था ला बुर्जाने। क्या नाम हुआ करता था? ला बुर्जाने, ठीक है। अब यहां पे डुप्ले एक चाल चलता है और जो मॉरिशस का गवर्नर रहता है जिसका नाम है ला बुर्जाने, अब उसको भारत में आमंत्रित करता है।
और उसको मतलब आमंत्रण भेजवाता है कि आप आइए मेरे पास, हमारे समक्ष एक समस्या आन पड़ी है, उसका समाधान करिए। ठीक है, यह लाबुर्जाने एक ही आमंत्रण पे भारत की तरफ रुख करता है और पांडिचेरी यह आ जाता है। पांडिचेरी मैंने पहले ही बताया है आप लोगों से कि पांडिचेरी जो भारत में फ्रांसीसियों के अधीनस्थ क्षेत्र थे उसकी राजधानी हुआ करता था, यानी जो फ्रांसीसियों का मुख्यालय हुआ करता था वह कहाँ हुआ करता था, तो पांडिचेरी में। और वही पांडिचेरी में आता है लाबुर्जाने, और पांडिचेरी में लाबुर्जाने और डुप्लेक के बीच एक समझौता होता है, ठीक है, एक विचार विमर्श होता है और उसमें यह तय किया जाता है कि बिना किसी पूर्व घोषणा के ही अंग्रेजों पे आक्रमण कर दिया जाए और उनका जो मद्रास क्षेत्र है, ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी है, उस पर अधिकार कर लिया जाए। ठीक है, और इसी उद्देश्य से यह जो लाबुर्जाने हैं वह 1746 ईस्वी में लाबुर्जाने मद्रास पे अटैक कर देता है रातों रात, जिसके कारण अंग्रेज इसके आक्रमण को भांप नहीं पाते हैं और उसमें पराजित हो जाते हैं। अब यहाँ पे मद्रास पे किसका अधिकार हो जाता है, फ्रांसीसियों का अधिकार हो जाता है। परंतु यह जो लाबुर्जाने नामक व्यक्ति था यह बहुत ही भ्रष्ट व्यक्ति था। होता क्या है कि अंग्रेजों द्वारा यहाँ पे धन की मदद ली जाती है, ठीक है, और लाबुर्जाने से संपर्क स्थापित करके इसके साथ एक समझौता किया जाता है, जिसके तहत लाबुर्जाने 4 लाख पाउंड की घूस लेकर के और जो मद्रास प्रेसिडेंसी था पुनः किसको लौटा देता है, अंग्रेजों को लौटा देता है। इससे डुप्ले बहुत ही अधिक शर्मिंदा हुआ, क्योंकि पहले नंबर बात कि इसने तो आक्रमण किया था बिना ही अनवरुद्दीन के आदेश पर, और उसने अपने आक्रमण में सफल तो हुआ, यानी मद्रास पे कब्जा करने में सफल तो हुआ, परंतु उसका जो ओरिजिनल उद्देश्य था, ठीक है, यानी जो उसका मेन उद्देश्य था उसमें कामयाब नहीं हो पाता है। किसके कारण, लाबुर्जाने के कारण, क्योंकि वह भ्रष्ट निकल पड़ता है और थोड़े से धन के लालच में अपने ब्रिटिश जो साम्राज्य थे उसके साथ धोखा कर बैठता है और उसने मद्रास को पुनः किसे लौटा दिया, अंग्रेजों को लौटा दिया। तो यहाँ पे बहुत ही पहले तो शर्मिंदा होता है, परंतु इसकी जो निगाहें हैं वह मद्रास से हट नहीं पाती है और इसी का नतीजा होता है कि उसने पुनः मद्रास पे अटैक कर दिया और मद्रास पे अटैक करके उसे विजित भी कर लिया, उसे प्राप्त भी कर लिया। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, उस समय जब मद्रास को इसने जीता था डुप्ले, तो उस समय इसने एक बड़ी ब्रिटिश सैनिक की टुकड़ी को बंदी भी बना लिया था और उस बंदी में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो अंग्रेजों का आर्मी चीफ हुआ करता था जिसका नाम था लॉर्ड क्लाइव, वह भी शामिल था। यानी लॉर्ड क्लाइव के सहित समस्त ब्रिटिश सैनिक की जो फौज टुकड़ी थी उसको यह बंदी बना लेता है। कौन, गवर्नर डुप्ले। ठीक है, अब आगे देखिए। अब देखिए, पहले तो अनवरुद्दीन सोया हुआ था मगर यहाँ पे यह जग जाता है। मैंने पहले ही बताया था कि जो भारतीय शासक होते थे यह बहुत ही अपने आप को बुद्धिमान समझते थे, यानी बुद्धिमत्ता तो होती नहीं थी परंतु यह अपनी बुद्धिमत्ता प्रदर्शित करने की बार बार कोशिश करते थे। अब यहाँ पे देखिए, जो इतनी बड़ी सैन्य शक्ति वाला, आधुनिक शस्त्र धारण करने वाला जो शक्ति थी फ्रांसिस, ठीक है, वह भी अंग्रेजों से प्रत्यक्ष लोहा लेना नहीं चाह रही थी। ठीक है, जबकि देखिए फ्रांसीसी जो थे वह भी सैन्य शक्ति में बहुत ही मजबूत हुआ करते थे, परंतु देखिए यहाँ पे अनवरुद्दीन इस बात को भाप नहीं पाता है और जलते हुए चिंगारी में हाथ डाल बैठता है। ठीक है, अनवरुद्दीन को यहाँ पे लगता है, यहाँ पे डुप्ले की चाल समझ में नहीं आती है अनवरुद्दीन को, और अनवरुद्दीन समझ बैठता है कि इसने मुझे बहलाया फुसलाया और इसी ने सर्वप्रथम आक्रमण कर बैठा, अर्थात जरूर इसकी मंसूबा साफ नहीं है, किसके, डुप्ले की, यह हम पे भी अटैक कर सकता है क्योंकि इसने तो बिना हमारी अनुमति के ही हमारे ही क्षेत्र में विदेशी शक्ति अंग्रेजों से भिड़ बैठा और उसे पराजित भी किया, तो यह हमें भी कर सकता है, तो क्यों ना इसे पहले ही दंडित कर दिया जाए। और यही कारण है कि यहाँ पे अनवरुद्दीन जो है वह अपने पुत्र महफूज खां को, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, यह अपने पुत्र महफूज खां को सिखाने के लिए एक अभियान के तौर पे भेज देता है। ठीक है, यानी अनवरुद्दीन ने अपने आदेश के उल्लंघन के जुर्म में डुप्ले को
सजा देना चाहता है और उसी को सजा देने के उद्देश्य से अपने महफूज खां, अपने जो पुत्र महफूज खां थे उसको इसे सजा देने के लिए भेज देते हैं। अब दोस्तों देखिए, जैसे ही अनवरुद्दीन का पुत्र महफूज खां डुप्ले के साथ फिरता है, एक बहुत ही भीषण युद्ध संपन्न होता है और वही जो युद्ध था वह ओडियार के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ओडियार का युद्ध यह मद्रास के निकट था, यह मद्रास के निकट था। और दोस्तों देखिए, यहाँ पे डुप्ले एवं अनवरुद्दीन के पुत्र महफूज खां दोनों के मध्य ओडियार का युद्ध संपन्न होता है और इस ओडियार के युद्ध में महफूज खां पराजित होता है। ठीक है, महफूज खां पराजित होता है और डुप्ले विजयी होता है। अब यहाँ पे देखिए, ओडियार के युद्ध में डुप्ले की विजय ने इसे संपूर्ण भारत में ख्याति प्रदान करा दी। अर्थात जो डुप्ले, जिसे कुछ भाग के लोग ही जानते थे, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति ही जानते थे, अब उसका जो पहचान है वह समस्त जनता के बीच हो गई। यानी पूरे भारत में इसके एक अलग महत्वपूर्ण छवि बन गई। ठीक है, जिसका बहुत ही महत्व है हमारे इतिहास में। ठीक है, अब देखते हैं आगे की बातें। आगे क्या होता है दोस्तों कि जैसे ही यहाँ पे अनवरुद्दीन का पुत्र महफूज खां पराजित होता है, पहली नंबर बात कि यहाँ पे डुप्ले की तो छवि जो है वह संपूर्ण भारतीय स्तर पे प्रख्यात हो जाती है, विख्यात हो जाती है, अर्थात इसे एक महत्वपूर्ण प्रसिद्धि हाथ लग जाती है। और उसके बाद दूसरा नंबर क्या होता है कि यह जो डुप्ले है यह बहुत ही यहाँ अपने आप पर इसे गर्व हो जाता है। किसको? डुप्ले को। अब यह समझता है कि मैंने तो गलत ही समझ रखा था कि हम सभी फ्रांसीसी ब्रिटेन की अपेक्षा कमजोर शक्ति है। यदि हम लोग चाहते तो इस ब्रिटिश जो उपनिवेश है यहाँ पे, इसको अभी ही खदेड़ सकते हैं। अब हमें हाथ पे हाथ रखे बैठा नहीं जाना चाहिए, हमें यहाँ पे प्रत्यक्ष युद्ध को आरंभ कर देना चाहिए। और यही कारण है कि इसने अंग्रेजों को पुनः मद्रास से खदेड़ने का प्रयास किया और इसने जो उस समय का सेंट फोर्ट डेविड हुआ करता था उस पर अधिकार करने की कोशिश किया जाता है। परंतु यहाँ पे हुआ क्या था दोस्तों कि उस समय तक अनेक फ्रांसीसी सैनिकों को क्षति पहुंच चुकी थी। ठीक है, अर्थात जो संघर्ष चला हुआ था, पहला नंबर बात के अंग्रेजों के साथ, दूसरे यहाँ पे अनवरुद्दीन के पुत्र महफूज खां के साथ ओडियार के युद्ध में, तो थोड़ी मतलब इसका प्रभाव पड़ा हुआ था फ्रांसीसी सैनिकों के ऊपर। अर्थात यहाँ पे थोड़े सैन्य शक्ति में थोड़ी कमजोरी आई हुई थी, जिसके कारण यह सेंट फोर्ट डेविड पे अधिकार नहीं कर पाता है। कौन? डुप्ले। और ठीक इसी समय जब यह सेंट फोर्ट डेविड पे अधिकार करने की कोशिश में असफल होता है, ठीक इसी ही समय देखिए यह कमांडर बोर्नेट जो कि इंग्लैंड से भारत की यात्रा पे निकला था, जिसका मुख्य उद्देश्य निकोलस मोर्स को फ्रांसीसियों के साथ संघर्ष में मदद पहुंचाना था, अब वह भारत आ पहुंचता है। परंतु इस समय तक बहुत ही देर हो चुकी थी, क्योंकि जो पहले से अंग्रेज सैनिक मजबूत अवस्था में थे अब वह मजबूत नहीं रह चुके थे, क्योंकि अधिकांश सैनिक तो पहली नंबर बात डुप्ले द्वारा बंदी बना लिए गए थे। ठीक है, और अधिकांश सैनिकों की मृत्यु हो चुकी थी और जो भी बचे खुचे सैनिक थे अब वे हतोत्साहित हो चुके थे। यानी अब उनमें पहले जैसा ऊर्जा एवं उत्साह या उमंग की संचार नहीं हो रहा था, उनमें इस बात की कमी पाई जा रही थी, जिसके कारण यह कमांडर बोर्नेट अपने समस्त सैन्य फौज के साथ डुप्ले पे चढ़ाई करता है, फ्रांसीसियों को पराजित करने की कोशिश करता है, परंतु यहाँ पे वह अपनी इस कोशिश में नाकाम सिद्ध हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे देखते हैं अब क्या होता है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ तक तो देखा कि अब फ्रांसीसी एवं अंग्रेजी सैन्य शक्ति थी यहाँ पे भारत में, अब उन दोनों का जो मतलब पहले से ऊर्जा और उत्साह था, अब दोनों में धीरे धीरे कमी आने लगती है। अर्थात दोनों की अब सैन्य शक्ति थोड़ी यहाँ पे विराम लेने की कोशिश करती है और यही कारण है कि अब दोनों के बीच जो संघर्ष चल रहा था वह अब विराम लेने लगता है। ठीक है, और इसी समय हुआ क्या कि 1754 उसी समय हुआ क्या, ठीक है, इसी समय हुआ क्या कि यूरोप में एक संधि की जाती है। ठीक है, क्या होता है? यूरोप में एक संधि होती है 1748 ईस्वी में, जिसका नाम है ए लास्पल की संधि।
ठीक है दोस्तों, एलास्पल की संधि, इंग्लिश में इसे ऐसा लिखा जाता है ये एलास्पल, ठीक है, एलास्पल की संधि होती है, ठीक है, किसके किसके मध्य, फ्रांस एवं इंग्लैंड के मध्य यूरोप में एलास्पल की संधि होती है। कब? 1748 ईस्वी में। और इस संधि में यह प्रावधान किया गया कि जो भी फ्रांसीसी एवं अंग्रेजी उपनिवेश है भारत में, अब वे दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे और जो भी एक दूसरे के द्वारा जीते गए क्षेत्र है पुनः एक दूसरे को वापस कर दिया जाएंगे और एक दूसरे के व्यापार में वे लोग हस्तक्षेप नहीं किया करेंगे, ठीक है। अर्थात दोस्तों यहां पे कोई नतीजा निकल के सामने नहीं आ पाता है प्रथम, ठीक है, और ये नतीजतन यानी बिना किसी परिणाम के ही एलास्पल की संधि के द्वारा 1748 ईस्वी में समाप्त हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यह तो हम लोगों ने देखा था प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, ठीक है। और इसका हम लोग देख लिए कि काल क्या था, यानी कालखंड क्या था, तो 1746 ईस्वी से लेकर के और 1748 ईस्वी तक, ठीक है दोस्तों। क्योंकि हम लोगों ने यहां पे देखा दोस्तों कि 1746 ईस्वी में ला बुरजाने के द्वारा जो मद्रास पे अटैक किया जाता है उसी के द्वारा यह प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का शुरुआत होता है और एलास्पल की संधि के द्वारा 1748 ईस्वी में यह जो युद्ध है वह समाप्त हो जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग आगे देखने वाले हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध, यानी यह जो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध है इसके आगे तक चलता जाता है। तो यह कहां तक जाता है और इसके पीछे क्या क्या कारण थे, उन सभी बातों को हम लोग देखने वाले हैं। तब तक आप लोग इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम लोग, इसे आप लोग फटाफट नोट करते चलिएगा, ठीक है। और यदि नोट नहीं भी होता है तो आप लोग वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, इसमें तो कोई परेशानी है नहीं आपको। तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया कि प्रथम युद्ध था वह क्या है, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग देखने वाले हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध को। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ध्यान से समझिएगा आप लोग, क्योंकि यह जो प्रथम द्वितीय एवं तृतीय कर्नाटक युद्ध है इसका हमारे भारतीय इतिहास में बहुत ही अधिक महत्व है और इससे लगातार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यदि आप लोगों ने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन को देखा होगा तो उसमें पाया होगा कि यह जो कर्नाटक युद्ध से संबंधित तथ्य है यह बहुत ही कम किताबों में आप लोगों को देखने को मिलते हैं और इसे समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। और दोस्तों यहाँ पे यदि आप लोग तत्कालीन समय में कोई एग्जाम देने वाले हैं तो उसके लिए तो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतनी जल्दी आप लोग किसी जेन्युइन बुक को पढ़ नहीं सकते हैं। उसके लिए आप लोग को किसी संस्थान की आवश्यकता ही पड़ेगी और आजकल तो कोई संस्थान चालू ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है दोस्तों, फिर से आते हैं अपने टॉपिक। अब हमारा जो अगला मुद्दा है वह है द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ठीक है। इसका जो कालखंड है वह 1749 से लेकर के 1755 ईस्वी तक है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं आप लोगों को। जैसे ही प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ, यहां पर जो अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मंसूबे थे वह समाप्त नहीं हुई, क्योंकि दोस्तों मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, जब प्रथम कर्नाटक युद्ध शुरू कर रहा था तो उसमें एक बात बताया, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि
पहले तो अंग्रेजों ने एक दूसरे का आपस में सहयोग किया था, अंग्रेज एवं फ्रांसीसी एक दूसरे का सहयोग किया था। किस उद्देश्य से कि पहले यहाँ पे अपने पैर जमाए भारत में और उसके बाद एक दूसरे को विस्थापित करने का कोशिश करेंगे। परंतु यहाँ पे जो अंग्रेज एवं फ्रांसीसी है, जिस मंसूबे से एक दूसरे को सहयोग प्रदान किया था, अब वह अपने मंसूबों में कामयाब होती नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि वह यहाँ पे एक दूसरे को विस्थापित कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि दोनों बहुत ही मजबूत अवस्था में यहाँ पे पैर जमा लिए हुए थे। ठीक है, तो इसी उद्देश्य से प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। परंतु प्रथम कर्नाटक युद्ध में भी वे लोग असफल रहे एक दूसरे को यहां से विस्थापित करने में। अब बात आती है एक दूसरे को यहां से किस तरह से विस्थापित किया जाए। तो जिस तरह प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय में अंग्रेज एवं फ्रांसीसी किसी एक ऐसे छोटे कारण की तलाश में थे जिसके आधार पर वे लोग एक दूसरे पे दोषारोपण करके और एक दूसरे पे आक्रमण कर सके, ठीक उसी ही बात ही यहां भी अंग्रेज एवं फ्रांसीसी सिर्फ इसी बात पे टक लगाए हुए थे, इसी बात पे ध्यान दिए हुए थे कि कौन से ऐसे छोटे कारण मिले जिसके आधार पे हम लोग पुनः एक दूसरे से भिड़ पड़े। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे इनके द्वारा अब उस कारण के अब उस और देखिए इनके बीच बहुत सारे कारण भी उभर के सामने आते हैं। जैसे पहले नंबर बात, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों की आपसी दुश्मनी, यानी जो पहले से ही चली आ रही थी इनके बीच आपसी दुश्मनी, यह भी यहाँ पे एक कारण सिद्ध होता है। और दूसरा नंबर जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, आपसी दुश्मनी। इसको ध्यान से दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा आप सभी, क्योंकि यह कथन के रूप में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सभी को ये सारे तथ्य याद करने जरूरी होते हैं। ठीक है, आपसी मतभेद। और दूसरा नंबर बात था कर्नाटक में उत्तराधिकार का युद्ध, कर्नाटक में उत्तराधिकार का युद्ध। और तीसरी नंबर बात है हैदराबाद में उत्तराधिकार का युद्ध। दोस्तों यहाँ पे कर्नाटक और हैदराबाद के जो उत्तराधिकार के युद्ध है उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा। हैदराबाद में का युद्ध। और चौथा जो हमारा क्वेश्चन सामने आता है वह है तंजौर पे अधिकार को लेकर के, तंजौर पर अधिकार को लेकर अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों में आपसी मतभेद। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए द्वितीय कर्नाटक युद्ध के यही 4 महत्वपूर्ण कारण हैं, ठीक है, जिनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला नंबर है दोनों के बीच पुरानी शत्रुता जो थी, आपसी जो मतभेद थी वह है। और दूसरा जो कारण है वह कर्नाटक में उत्तराधिकार का युद्ध है। और तीसरा जो है हैदराबाद में उत्तराधिकार का युद्ध है। और चौथा जो हमारा फैक्ट निकल करके सामने आता है वह है तंजौर पे अधिकार को लेकर के अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य उत्पन्न विवाद। ठीक है, इसको हम लोग बहुत ही विस्तार से देखने वाले हैं। यह देखिए इसमें समझाने वाली तो दोस्तों कोई बात ही नहीं है, आपसी मतभेद, क्योंकि दोस्तों मैंने प्रथम कर्नाटक युद्ध के शुरू होने से पहले ही मैंने ये सारी बातें आप लोगों को बता दी है। ठीक है, तो आप लोग उसे फिर से रिपीट कर सकते हैं। अब दूसरे नंबर बात को और तीसरे नंबर बात को हम लोग एक दूसरे से रिलेट करके समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आइए आप लोग देखते चलिए। यहाँ देखिए पहले हैदराबाद को लिख देता हूँ और दूसरी नंबर बात मैं यहाँ पे कर्नाटक को लिख दे रहा हूँ। किसको लिख दे रहा हूं? कर्नाटक को। अब देखिए दोस्तों यह जो हैदराबाद था, हैदराबाद का जो प्रथम निजाम हुआ करता था उसका नाम था निजाम उल मुल्क, निजामुल मुल्क। और जो दूसरा करता था शुरू में दोस्त अली। ठीक है दोस्तों, दोस्त अली जो था शुरू में निजामुल मुल्क का ही एक कृपा पात्र था। आगे चल करके वह अपने पुत्र अनवरुद्दीन को कर्नाटक का स्वतंत्र नवाब घोषित कर देता है। ठीक है, और यहाँ पे निजामुल मुल्क उसमें सहयोग भी प्रदान करता है। चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा मिटा करके आगे बढ़ रहा हूँ। यह जो निजामुल मुल्क था, ठीक है, इसके 2 पुत्र थे, इसके 2 पुत्र थे। पहला जो था उसका नाम था नासिर जंग। क्या नाम था? नासिर जंग। ओके, और जो दूसरा पुत्र था उसका नाम हुआ करता था सलावत जंग। क्या नाम था? सलावत जंग। और इसी सलावत जंग का
एक पुत्र हुआ करता था, अर्थात निजामुल मुल्क का जो पोता हुआ करता था उसका नाम था फिरोज जंग। क्या नाम था? फिरोज जंग। ठीक उसी प्रकार यहां पे देखिए दोस्तों, यह जो दोस्त अली हुआ करता था, दोस्त अली की मृत्यु के बाद अनवरुद्दीन कर्नाटक का नवाब बना था। अनवरुद्दीन, ठीक यही वाला अनवरुद्दीन, ठीक है, इसे ध्यान से समझिएगा, अनवरुद्दीन। और अनवरुद्दीन के एक पुत्र था जिसका नाम क्या था दोस्तों? और जिसका नाम था, आपको यहां पे लिख दे रहा हूं, मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, ओके दोस्तों। और यह जो दोस्त अली था, इसका एक दामाद हुआ करता था जिसका नाम था चंदा साहिब। चंदा साहिब। अब दोस्तों यहां पे ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से इसे रिपीट कर दे रहा हूं ताकि आप लोग इसे रिमाइंड कर सके। यह जो हैदराबाद था, हैदराबाद का जो निजाम हुआ करता था प्रथम, वह था निजामुल मुल्क। परंतु दोस्तों होते क्या है कि 1748 ईस्वी में निजामुल मुल्क की मृत्यु हो जाती है और उसके मृत्यु के समय उसके दो पुत्र रहते हैं। पहला नाम आता है नासिर जंग का और दूसरा सलावत जंग। और सलावत जंग का भी एक पुत्र हुआ करता था जो कि निजामुल मुल्क का पोता कहलाएगा, जिसका नाम था फिरोज जंग। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कर्नाटक की स्थिति को। कर्नाटक में जो प्रथम नवाब हुआ था वह था दोस्त अली, ठीक है, जो कि निजामुल मुल्क का कृपा पात्र था। इसे समझना बेहद जरूरी है, समझते चलिए। और दोस्त अली का एक पुत्र था जिसका नाम था अनवरुद्दीन, और दोस्त अली का ही एक दामाद हुआ करता था जिसका नाम था चंदा साहब, ठीक है। और अनवरुद्दीन का एक पुत्र था जिसका नाम था मोहम्मद अली। दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि जैसे ही निजामुल मुल्क की मृत्यु होती है, नासिर जंग एवं सलावत जंग के पुत्र फिरोज जंग के बीच उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ जाता है। और यहाँ पे अंग्रेज नासिर जंग को मदद कर रहे थे, जबकि यहाँ पे सलावत जंग एवं फिरोज जंग को फ्रांसीसी समर्थन हासिल था। ठीक उसी ही प्रकार की स्थिति हमें कर्नाटक में भी देखने को मिलती है कि दोस्त अली की मृत्यु के बाद जैसे ही अनवरुद्दीन कर्नाटक का अगला नवाब बन बैठता है, वहां पे चंदा साहब को इससे जलन होती है, इससे दिक्कत होती है, क्योंकि वह अपने आप को कर्नाटक का वास्तविक उत्तराधिकारी समझता था। और यही कारण है कि वहां भी दोनों के मध्य संघर्ष होने लगते हैं। तो उस स्थिति में भी अंग्रेज एवं फ्रांसीसी अपनी गुटबंदी करते हैं, और जो अनवरुद्दीन और उसका पुत्र मोहम्मद अली है, इसको अंग्रेज मदद करना शुरू कर देते हैं, और जो चंदा साहब है उसको फ्रांसीसी मदद करना आरंभ कर देते हैं। अब दोस्तों देखिए, जैसे ही यहाँ पे गुटबंदी हो जाती है तो दोनों के मध्य संघर्ष होना लाजमी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। और दोस्तों हम शुरू से ही यहाँ पे देखते आ रहे हैं कि आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध में जो सबसे पहले कदम बढ़ाने की बात आती है तो फ्रांसीसी की यहाँ पे नाम आती है, क्योंकि दोस्तों फ्रांसीसी में जो था सहन शक्ति थोड़ी कम थी। वे चाहते थे कि किसी भी प्रकार के अंग्रेजों द्वारा कदम उठाने के पहले मेरे द्वारा वह कदम उठा लिया जाए, क्योंकि जितनी जल्दी मेरे द्वारा यह कदम उठाया जाएगा वह हमारे ही हित में होगा। हम लोग ब्रिटिशर्स को अधिक क्षति पहुंचाने में कामयाब सिद्ध होंगे। और यही कारण है कि इन कर्नाटक और हैदराबाद के उत्तराधिकार के युद्धों में भी फ्रांसीसियों द्वारा सर्वप्रथम अपने कदम को आगे बढ़ाया जाता है। और किया जाता है कि फिरोज जंग, ठीक है, फिरोज जंग, चंदा साहब एवं स्वयं फ्रांसीसी मिलकर के एक त्रिगुट का निर्माण करते हैं। फिर से रिपीट करता हूं दोस्तों, यहां पे फ्रांसीसी करते क्या है कि उन्होंने फिरोज जंग एवं चंदा साहब के साथ मिलकर के एक त्रिगुट का निर्माण करते हैं। परंतु दोस्तों यहां पे फ्रांसीसियों की कुछ कूटनीतिक चालें थी, वह सामने यानी प्रत्यक्ष रूप से सामने आने की कोशिश नहीं कर रहे थे। और यही कारण है कि उन फ्रांसीसियों के द्वारा चंदा साहब को इस त्रिगुट का नेतृत्व भार सौंप दिया गया। अर्थात इस जो त्रिगुट का निर्माण किया गया था, इसका जो हेड बनाया गया वह किसको बनाया गया? चंदा साहब को बनाया गया। दोस्तों यहाँ पे मेरे बातों को बहुत ही गौर से समझिएगा, क्योंकि आप इस लेक्चर में जितने भी सारे बातें बताई जा रही है आप लोगों को, वह किसी ना किसी प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसे बिल्कुल ही इग्नोर मत करिएगा। यहाँ पे देखिए, मैंने बताया कि इस त्रिगुट का नेतृत्व भार चंदा साहब को सौंप दिया जाता है, ठीक है। और फ्रांसीसियों द्वारा कहा जाता है कि चंदा साहब, आप जो त्रिगुट का नेतृत्व कर रहे हैं, आप सैनिकों को लेकर के और अनवरुद्दीन पे आक्रमण कर दीजिए। उसमें हमारे सैनिकों के द्वारा भरपूर आपका मदद किया जाएगा, आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी और निश्चित ही आप ही की विजय होगी इस युद्ध में। और वैसा ही किया जाता है किसके द्वारा? चंदा साहब के द्वारा। और होता क्या है कि यह चंदा साहब
फिरोज जंग एवं फ्रांसीसियों की मदद से अनवरुद्दीन पे आक्रमण कर देता है 1749 ईस्वी में। ठीक है, कब आक्रमण करता है? 1749 ईस्वी में। और जैसे 1749 ईस्वी में अनवरुद्दीन के ऊपर आक्रमण किया जाता है, यहीं से द्वितीय कर्नाटक युद्ध आरंभ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, द्वितीय कर्नाटक युद्ध आरंभ हो जाता है। इसी को द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के भी नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, यह जो 1749 ईस्वी में चंदा साहब का त्रिगुट और अनवरुद्दीन के बीच जो युद्ध होता है, उसी युद्ध को हम लोग अंबुर के युद्ध के नाम से जानते हैं। किस युद्ध के नाम से? अंबुर का युद्ध। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बीपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों कि अंबुर का युद्ध कब हुआ था। तो 1749 ईस्वी। और इस अंबुर के युद्ध में चंदा साहब के नेतृत्व वाला जो त्रिगुट था वह विजयी हो जाता है और अनवरुद्दीन यहाँ पे पराजित हो जाते हैं। जैसे ही अनवरुद्दीन पराजित होते हैं, अनवरुद्दीन की यहाँ पे हत्या कर दी जाती है और उनका जो पुत्र रहता है मोहम्मद अली, वह बहुत ही कायर रहता है और वह उस युद्ध भूमि से भाग खड़ा होता है और भाग करके अपने साम्राज्य को छोड़ करके निकल जाता है। अब देखिए, जैसे ही यहाँ पे अनवरुद्दीन की हत्या कर दी जाती है, अब उस कर्नाटक का नवाब चंदा साहब को बना दिया जाता है। किसको बना दिया जाता है? चंदा साहब को बना दिया जाता है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, अब यह चाल जो है अंग्रेजों को समझ में आती है। अंग्रेज यहां पे भांप लेते हैं कि किसी भी संघर्ष में फ्रांसीसियों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से घोषणा नहीं किया जाता है कि मेरे द्वारा यह संघर्ष आपके विरुद्ध छेड़ा जाएगा। अर्थात वह चुपके से आक्रमण कर देते हैं, अनेक तरह के षड्यंत्र बनाते हैं और हमारे द्वारा किसी भी प्रकार के कदम उठाने से पहले ही उनके द्वारा डिसीजन ले लिया जाता है। अर्थात डिसीजन मेकिंग पावर किसकी अधिक है? यहाँ पे फ्रांसीसियों की अधिक दिखाई देती है। और यही कारण है कि अंग्रेज भी चाहते हैं कि मेरे द्वारा भी इस उत्तराधिकार के युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया जाए। और इसी उद्देश्य से यहाँ पे अंग्रेज जो है नासिर जंग को उकसाते हैं। क्या करते हैं? नासिर जंग को उकसाते हैं, ठीक फ्रांसीसियों के ही भांति, और कहते हैं कि भैया तू भी जा आक्रमण कर। फ्रांसीसियों का जो समर्थन प्राप्त करता है चंदा साहब, उस पर जाकर के आक्रमण कर और हम लोगों द्वारा तुम्हारा मदद किया जाएगा। और नासिर जंग भी यहाँ पे उत्साहित होता है कि फ्रांसीसियों ने मदद किया तो चंदा साहब कर्नाटक का नवाब बन गया। तो यदि अंग्रेजों का समर्थन मुझे प्राप्त होगा तो अंग्रेज तो पूरे यूरोपीय मतलब देश में सबसे महत्वपूर्ण सैन्य शक्ति है, तो भला हम लोग कैसे न विजयी होंगे। तो यही कारण है कि नासिर जंग जो था वह अंग्रेजों के उकसाव में आकर के और चंदा साहब के ऊपर धावा बोल देता है। परंतु यहाँ पे एक चूक हो जाती है नासिर जंग के द्वारा, और नासिर जंग यहाँ पे अंग्रेजों की चाल को भली भांति समझ नहीं पाता है। और अंग्रेज तो यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिए और अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने की इससे बात कही थी, परंतु अप्रत्यक्ष रूप में भी एक कमजोर पड़ गए। वहां पे इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप में भी नासिर जंग को मदद नहीं किया। और यहाँ पे हुआ क्या कि जैसे ही चंदा साहब पर अटैक की बात की मतलब पता चली, किसको? फ्रांसीसियों ने अपने संपूर्ण सैन्य शक्ति के साथ वहां पे अपने मतलब दाखिले दिखा दे, यानी वहां पे हाजिर हो गए। और उसके साथ साथ जो फिरोज जंग था, ठीक है, उसने भी चंदा साहब को मदद किया। और इसका नतीजा यह हुआ कि नासिर जंग इस युद्ध में पराजित हो जाता है और नासिर जंग की यहीं पे हत्या भी कर दी जाती है। अब दोस्तों देखिए, जैसे ही नासिर जंग की हत्या होती है, जो फ्रांसीसियों का समर्थन प्राप्त करता थे फिरोज जंग हैदराबाद के अगले नवाब बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन अगला नवाब बन जाता है? तो फिरोज जंग। ठीक है, अब जो फिरोज जंग था, ठीक, फिरोज जंग को एक बार फ्रांसीसियों द्वारा बस्सी नामक एक फ्रेंच अधिकारी से मिलने के लिए भेजा गया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि यह पूछा जाता है कि फिरोज जंग की हत्या किसके द्वारा किया गया था। तो ध्यान से समझिएगा, फिरोज जंग जो हैदराबाद का अगला नवाब बनाया गया था, उसको फ्रांसीसियों द्वारा बस्सी नामक एक फ्रेंच अधिकारी से मिलने के लिए भेजा जाता है। जब वह बस्सी नामक फ्रेंच अधिकारी से मिलता है तो उनके मध्य क्षेत्रों के बंटवारे को लेकर के आपस में कुछ मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं और यही कारण है कि वे वहीं संधि स्थल पे ही झगड़ बैठते हैं। और इस मध्य होता क्या है कि बस्सी नामक उस फ्रेंच अधिकारी के द्वारा ही फिरोज जंग की हत्या कर दी जाती है। अब दोस्तों यह देखिए, फ्रांसीसियों का समर्थन प्राप्त किसे था? फिरोज जंग को। फ्रांसीसियों के समर्थन से, फ्रांसीसियों के ही मदद से फिरोज जंग शासक बने थे।
यानी नवाब बने थे, निजाम बने थे हैदराबाद के, और फ्रांसीसियों के ही द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। और यही कारण है कि इनके विरुद्ध बोलने वाला भी कोई नहीं था कि मेरे नवाब की, मेरे निजाम की हत्या आपके द्वारा क्यों कर दी गई। और यहाँ पे फ्रांसीसियों ने क्षमा याचना कर लिया, यानी क्षमा मांग लिया फिरोज जंग के पिता से, यानी सलावत जंग से। और उसके बाद यानी फिरोज जंग के मृत्यु के बाद सलावत जंग को हैदराबाद का अगला नवाब नियुक्त कर दिया जाता है। किसके द्वारा? फ्रांसीसियों के द्वारा। अब दोस्तों हम लोग यहां देखते हैं 1751 ईस्वी आते आते, ठीक है, 1751 ईस्वी आते आते क्या होता है कि संपूर्ण दक्षिण भारत पे फ्रांसीसियों का एक अधिकार स्थापित हो जाता है। एक अधिकार का अर्थ तो मैंने आप लोगों को कितने भी बार समझा दिया है कि अधिकार का मतलब होता है कि सबका अधिकार, जबकि एक अधिकार का अर्थ होता है किसी विशेष व्यक्ति का अधिकार या किसी विशेष संस्था, संगठन या देश का अधिकार। तो यहां संपूर्ण दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों का एकाधिकार स्थापित हो जाता है, अर्थात वहां पे अंग्रेजों की अब कोई महत्व ही नहीं रह जाती है। 1754 ईस्वी में क्या होता है? 1754 ईस्वी में क्या होता है दोस्तों कि यह जो डुप्ले था, ठीक है दोस्तों, यह जो डुप्ले था जो इतनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा था इस आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध में, अब वह फ्रांस वापस चला जाता है। क्या हो जाता है? फ्रांस वापस चला जाता है। और जैसे यह फ्रांस वापस चला जाता है, अब यहां भारतीय उपनिवेश में जो दोनों के मध्य टकराव थे वह भी विरामावस्था में आ जाती है। और अंततोगत्वा 1755 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि के द्वारा, 1755 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि के द्वारा, ठीक है, पांडिचेरी की संधि के द्वारा जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध का आरंभ हुआ था अब वह समाप्त हो जाता है। ठीक है, और यह भी जो संधि होता है यह कोई खास नहीं होता है, यानी इसमें भी वही प्रावधान किया गया था जो कि एलास्पल की संधि में किया गया था कि दोनों जो देश हैं भारतीय उपनिवेश में जो अपनी शासन स्थापित किए हुए हैं जहां जहां, वे दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे के जो जीते गए क्षेत्र है और एक दूसरे के व्यापार में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और आगे चल करके कोई भी दूसरी शक्ति यदि इन दोनों देशों पे आक्रमण करती है तो ये दोनों देश आपस में मिल करके उनकी सामना करेंगे। ओके, यहाँ पे यह प्रावधान कर दिया जाता है किस संधि के द्वारा? तो 1755 ईस्वी की पांडिचेरी की संधि के द्वारा, और इसी के साथ यह द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध के विषय में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मेरा उद्देश्य है कि आप लोग को एक ही वीडियो में समस्त आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध को समझा सकूं, समस्त आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष से आप सभी को परिचित करा सकूं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे जितने भी जानकारी आप लोगों को दिया जा रहा है वह सिर्फ फैक्चुअल ही नहीं बल्कि कंसेप्चुअल भी है, अर्थात यदि आप लोग पीटी के अलावा मेंस की भी तैयारी करते हैं तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये सारे जो तथ्य दिए जा रहे हैं बेहद महत्वपूर्ण है और बहुत ही जेन्युइन बुक से लिए गए हैं सारे तथ्य, करके कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लुसेंट और किरण पब्लिकेशन के सामान्य ज्ञान को नहीं पढ़ाया जा रहा है बल्कि आप लोगों को एक अच्छे लेवल की जानकारी देने की कोशिश की जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहां तक हम लोगों ने देख लिया द्वितीय कर्नाटक युद्ध को। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे तृतीय कर्नाटक युद्ध को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं किसको? तृतीय कर्नाटक युद्ध को। ठीक है, बेहद महत्वपूर्ण है तृतीय कर्नाटक युद्ध, क्योंकि यह तृतीय कर्नाटक युद्ध दोस्तों आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का अंतिम चरण साबित होता है। ठीक है, यानी यह निर्णायक युद्ध साबित होता है किसके लिए? अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के लिए। ठीक है दोस्तों, यहां पे दोस्तों देखिए मैं आप सभी के साथ तो बना ही रहूंगा। अभी फिलहाल मैं आप सभी से एक विनती करता हूं कि आप सभी में से जितने भी बच्चे यहाँ पे इस चैनल पे नए हैं, ठीक है, आप सभी इस करियरवांट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि दोस्तों इस पे बहुत ही महत्वपूर्ण पहल की जा रही है आप सभी के लिए, क्योंकि यदि आप सभी किसी भी मतलब भावी एग्जाम को देने वाले हैं तत्काल में तो आपके लिए बेहद जरूरी है। चलिए दोस्तों, आप सभी देखते रहिएगा, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है तृतीय कर्नाटक युद्ध। ठीक है, और यह जो तृतीय कर्नाटक युद्ध है इसका जो कालखंड है
वह 1756 ईस्वी से लेकर के और 1763 ईस्वी के मध्य माना जाता है। अब दोस्तों देखिए, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के क्रम में, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के क्रम में हम लोगों ने दो युद्धों को देख लिया, प्रथम कर्नाटक युद्ध और द्वितीय कर्नाटक युद्ध। परंतु दोस्तों हम लोगों ने यह भी देखा कि इन दोनों युद्धों के बावजूद भी न तो अंग्रेज फ्रांसीसियों को और न ही फ्रांसीसी अंग्रेजों को विस्थापित करने में कामयाब हुए। अर्थात दोनों शक्तियां अभी भी भारत में अपनी मजबूत स्थिति को ही बनाए रखी और दोनों यहां से विस्थापित होने के संबंध में किसी भी प्रकार की अभी झलक भी नहीं दिख रही। अर्थात यह यहाँ पे तय ही नहीं हो पा रहा था कि कौन सी शक्ति यहां से विस्थापित होगी और कौन सी शक्ति का आगे शासन होगा। अर्थात कंफ्यूजन ही बना रहता है। परंतु जो उनका मेन लक्ष्य था वह क्या था? भारतीय शासकों को उन लोगों ने अपने हाथ की कठपुतली तो बना ही लिया था। अब उनका मेन जो मकसद था वह था यहां से अपने पड़ोसी मुल्क को विस्थापित कर देना। तो देखिए दोस्तों यहां पे क्या होता है, यहां पे तृतीय कर्नाटक युद्ध भी इसी उद्देश्य से संचालित होता है और इसी उद्देश्य से यहां पे शुरू भी होता है। और तृतीय कर्नाटक युद्ध की शुरुआत 1756 ईस्वी में हो जाती है। परंतु तृतीय कर्नाटक युद्ध की यदि सबसे महत्वपूर्ण घटना की बात की जाए तो वह बांडीवास का युद्ध होता है। क्या होता है? बांडीवास का युद्ध। बांडीवास का युद्ध ध्यान से समझिएगा दोस्तों। यह जो बांडीवास का युद्ध था, ठीक है दोस्तों, यह जो बांडीवास का युद्ध था जो कि 1760 ईस्वी में लड़ा गया था अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य एवं फ्रांसीसी। ठीक है दोस्तों, यह जो बांडीवास का युद्ध था वह अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों का जो संघर्ष चल रहा था भारत में उसके लिए बहुत ही निर्णायक सिद्ध होता है, यानी अंतिम युद्ध सिद्ध होता है। यही वह युद्ध होता है जो कि यह डिसाइड कर देता है कि भारत में कौन सी विदेशी शक्ति अपने स्थिति को बरकरार रखेगी और किस विदेशी शक्ति को यहां से विस्थापित हो जाना पड़ेगा और अपने स्वदेश लौट जाना पड़ेगा। देखिए यहां बांडीवास के युद्ध जो कि 1760 ईस्वी में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य लड़ी जाती है, इसमें अंग्रेज विजयी हो जाते हैं एवं फ्रांसीसी पराजित हो जाते हैं। इसमें अंग्रेजों का जो नेतृत्व करता था, जिसके संबंध में बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व करता कौन था। ठीक है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं इसको कि बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व करता कौन था, तो उसका राइट आंसर होगा आयरकुट। ठीक है, आयरकुट अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था। और एक एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आयरकुट जिसने बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किया था उसका भारत आगमन कब हुआ था, तो दोस्तों उसका राइट आंसर होगा 1759 ईस्वी में। अर्थात दोस्तों जैसे तृतीय कर्नाटक युद्ध का आरंभ हुआ था, अब अंग्रेज इस बात को भांप लिए थे कि बार बार संघर्ष करना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि किसी एक ही युद्ध के द्वारा इस शक्ति को विस्थापित कर दिया जाए। और यही कारण था कि उसने पूर्ण तैयारी किया हुआ था अंग्रेज ने, क्योंकि जैसे ही फ्रांसीसियों द्वारा थोड़ी सी आक्रमण करने की कोशिश की जाएगी उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। और 1759 ईस्वी में इसी उद्देश्य से आयरकुट को भारत बुला लिया गया था। और जो 1760 ईस्वी में बांडीवास का युद्ध होता है उसमें उसे अंग्रेजों का नेतृत्व कर्ता नियुक्त कर दिया जाता है। और दोस्तों बांडीवास के युद्ध से ही यह डिसीजन हो जाता है, यह निर्णय निकल करके सामने आता है कि बांडीवास के युद्ध के बाद अब अंग्रेजों का ही भारत में शासन रहेगा, फ्रांसीसी यहाँ से विस्थापित हो जाएंगे। और यहाँ के बाद से फ्रांसीसियों का सिर्फ और सिर्फ पांडिचेरी मात्र पे ही अधिकार रह जाता है और संपूर्ण भारत पे अंग्रेजों का शासन स्थापित हो जाता है। और यह युद्ध अभी छिटपुट विद्रोह के रूप में चलता ही रहता है। अंत में 1763 ईस्वी में यूरोप में पेरिस की संधि होती है। कौन सी संधि होती है? पेरिस की संधि होती है। और पेरिस के संधि के द्वारा ही यह तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। और तृतीय कर्नाटक युद्ध ही नहीं, जो भारत में 1746 ईस्वी से ही, यानी लगभग यहाँ पे जो 17 वर्षों से
आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष चलता आ रहा था, अब उसकी भी यहाँ पे शुरुआत हो जाती है। किसके द्वारा? 1763 ईस्वी के पेरिस की संधि के द्वारा। और यहाँ से अंग्रेज अपने शासन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और फ्रांसीसी यहाँ से अपनी बोरिया बिस्तर ला देते हुए पुनः फ्रांस की ओर जाने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, यह तो रही फ्रांस के लिए एक दुखद समाचार। मगर हम लोग का आज का टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, और इसके बाद हम लोग पुनः एक नए टॉपिक के साथ आगे मिलेंगे और वह टॉपिक बेहद ही महत्वपूर्ण है। मैं आप लोग को यहाँ पे पहले ही बता देना चाहूंगा कि कल से हम लोग देखेंगे, ठीक है, कल से हम लोग देखेंगे कि भारत में जो स्वतंत्र प्रांतीय शासक हुआ करते थे उनके द्वारा किस मतलब साम्राज्य की स्थापना की गई, कहाँ कहाँ पे उनके द्वारा शासन की गई, किस प्रकार के षड्यंत्र की रचना करके उनके द्वारा मुगल साम्राज्य से अपने आप को अलग किया गया। इन सभी घटनाओं के बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और फिर से मैं आप सभी से यहाँ पे विनती कर देना चाहूँगा कि जो हमारा करियरवांट स्टडी चैनल है, आप सभी उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों उस पर बहुत ही महत्वपूर्ण की जा रही है हमारे चैनल के द्वारा। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है दोस्तों कि वहाँ पे डेली करंट अफेयर्स एवं डेली क्विजेज उपलब्ध कराया जा रहा है आपके लिए। ठीक है, और यह जो भी टॉपिक यहाँ पे कराए जाते हैं इसका सारा पीडीएफ हमारे गूगल साइट careerwant.com पे उपलब्ध है। और इसके साथ साथ दोस्तों मैं एक और ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे आप लोगों को दे देना चाहूंगा कि हमारे प्लेटफॉर्म का जो ऐप है वह भी आ चुका है और उसका लिंक आप लोगों को हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उस पर जाकर के आप सभी उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी को धन्यवाद।